हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेनेटिक्स की डीपीपी नंबर 23 एंड डीपीपी नंबर 23 में जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो सभी क्वेश्चंस मेंडेलियन डिसऑर्डर पर बेस्ड होंगे, यानी कि या तो वो ऑटोसोमल डिसीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर वो एक्स लिंक डिसीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको आपके नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जिन भी क्वेश्चंस के आंसर आप सजेस्ट कर रहे हैं उनको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है द जीन फॉर डायबिटीज मेलिटस इज। तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो एक डिसीज है, ये एक जेनेटिक कंडीशन हो सकती है और इसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो नीचे चार जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करेगा, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है उनकी आपको एक लिस्ट हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज में पॉलीडैक्टाइली, ब्रेकीडैक्टाइली, मायोटोनिया डिस्ट्रोफी, इसके अलावा डायबिटीज मेलिटस, अकॉन्ड्रोप्लाजिया, ये सब वो एग्जाम्पल हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, यानी कि डायबिटीज मेलिटस जो है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफ फादर, यानी कि कंडीशन दी जा रही है कि फादर अगर नॉर्मल जीनोटाइप रखते हैं, यानी कि आपको एक क्रॉस कंडक्ट करना है जिसमें फादर जो है वो नॉर्मल जीनोटाइप रखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फादर के नॉर्मल जीनोटाइप को यहां पर बना लेता हूं एंड मदर जो है वो कैरियर है हीमोफीलिया के ट्रेट के लिए। तो यहां पर मदर को मैं हीमोफीलिया के लिए कैरियर यहां पर बना लेता हूं, यानी कि मैंने दोनों के जीनोटाइप्स यहां पर बना रखे हैं, फादर का भी और मदर का भी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको जो भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो ऑफस्प्रिंग्स के रिगार्डिंग दिए जा रहे हैं। ऐसे क्रॉस को अगर आप कंडक्ट करते हैं तो आपको चार ऑप्शंस में से ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो प्रोड्यूस होने वाली ऑफस्प्रिंग्स के रिगार्डिंग एक सही ऑप्शन होगा। तो पहला है ऑल द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स विल बी नॉर्मल। तो सभी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 50% ऐसी फीमेल प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो सकती हैं जो कि कैरियर होंगी फॉर द डिसीज। तो यहां पर 50% फीमेल जो है वो कैरियर हो सकती हैं अगर आप इस क्रॉस को कंडक्ट करते हैं। पहली चीज आप याद रखिए, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो यहां पर बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है ऑल द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स विल बी कैरियर्स। तो 100% फीमेल ऑफस्प्रिंग्स कैरियर नहीं होंगी, क्योंकि मदर अगर अपने उस एक्स क्रोमोसोम को फीमेल में ट्रांसमिटेड करती है, जो एक्स क्रोमोसोम आप यहां पर देख सकते हैं ट्रेट को नहीं रखता हीमोफीलिया के, उस कंडीशन में फादर से आने वाला एक्स क्रोमोसोम हमेशा ही नॉर्मल होगा और आपको 50% ऐसी फीमेल भी मिलेंगी जो कैरियर नहीं होंगी, जो डिसीज्ड नहीं होंगी, बल्कि पूरी तरह से नॉर्मल होंगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी यहां पर क्या हो जाता है, गलत। सी ऑप्शन कह रहा है अ मेल ऑफस्प्रिंग हैज 50% चांस ऑफ एक्टिव डिसीज। तो ये यहां पर ऑप्शन सही हो सकता है। आप देख सकते हैं कि फादर हमेशा मेल को वाई क्रोमोसोम देगा, पर अगर मदर का ऐसा गैमीट पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में जो कि हीमोफीलिया के ट्रेट को रखने वाले एक्स क्रोमोसोम को ट्रांसमिटेड करता है सन में, तो उस कंडीशन में 50% ऐसे सन प्रोड्यूस हो सकते हैं जो हीमोफीलिया डिसीज रखते होंगे, यानी कि हीमोफिलिक होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 50% सन ऐसे होंगे जो हीमोफिलिक होंगे, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग अगर मेल प्रोड्यूस होती है तो उसमें 50% एक्टिव डिसीज के चांस बिल्कुल होंगे। ऑप्शन डी यहां पर गलत क्यों हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। A female offspring has probability of 50% to have active disease। तो कोई भी फीमेल ऑफस्प्रिंग को डिसीज नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले बता दिया। 50% फीमेल ऑफस्प्रिंग्स ऐसी होंगी जो कैरियर होंगी डिसीज के लिए और 50% फीमेल ऑफस्प्रिंग्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल नॉर्मल होंगी। तो ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय 2 जीन्स लोकेटेड ऑन ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन में आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है कि आपको ऐसे विकल्प को, ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें जो डिसीज का पेयर दिया गया है वो पेयर में दोनों डिसीज ही एक्स लिंक डिसीज होना चाहिए, यानी कि उन डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो हम जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम पर जीन होता है, लेकिन फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल डिसीज है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो हम सभी जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम पर होगा, साथ ही हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर होगा। इसका मतलब साफ है कि ऑप्शन बी में जो दोनों डिसीज हैं पेयर के अंदर वो एक्स लिंक डिसीज के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस यहां पर एक्स लिंक डिसीज है, लेकिन अल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस एंड हाइपर ट्राइकोसिस। तो हम सभी जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक डिसीज है, लेकिन हाइपर ट्राइकोसिस एक वाई लिंक डिसीज है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहां पर गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। फोर्थ नंबर पर जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। आपको 4 यहां पर डिसीज के नाम 4 ऑप्शंस के अंदर दिए गए। आपको बस इतना सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी डिसीज है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, इन अदर वर्ड्स कि वो डिसीज जीन म्यूटेशन की वजह से ना होती हो। हीमोफीलिया जीन म्यूटेशन की वजह से होने वाली डिसीज है, इसलिए इसको हम यहां पर नॉन मेंडेलियन डिसीज नहीं कह सकते, इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कंसीडर करेंगे, इसको हम नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर कंसीडर नहीं कर सकते। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है, यानी कि ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाता है। लेकिन ऑप्शन डी में जो टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन में टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है कि ये एक क्रोमोसोमल एबेरेशन की वजह से होने वाली ये एक जीनोमैटिक म्यूटेशन की वजह से होने वाली डिसीज है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इंडिविजुअल में कम होता है, यानी कि दिस इज द मोनोसोमिक कंडीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ है और वो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है बल्कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इन सिस्टिक फिब्रोसिस देयर इज। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, ये हम सभी जानते हैं। अब आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स या कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, जिनको आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन है या कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है और इसमें क्रोमोसोम नंबर 7 पर जीन प्रेजेंट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, और इस जीन में म्यूटेशन की वजह से जो सिम्टम्स आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे उसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा कि उस इंडिविजुअल की बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स होंगे उन पर म्यूकस की थिक लेयरिंग डिपॉजिट हो जाती है, और स्पेशली अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो लंग्स होता है। आपको बता दूं कि क्लोराइड आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आती है उस पेशेंट को जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्टेड होता है, साथ में उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी डिफेक्टिव हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सिस्टिक फाइब्रोसिस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लिख सकता हूं? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट, म्यूकस क्लॉगिंग ऑन लंग्स जिससे कि रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आती है,
ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है एंड डिफेक्टिव फंक्शनिंग, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में बिल्कुल देखी जा सकती हैं। यानी कि इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर वे में समझा होगा और आपने शायद सभी क्वेश्चंस के मुझे राइट आंसर भी दिए होंगे। अगर आपने सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिए। आगे मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।